वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ टाइमलाइन नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज हम टाइमलाइन जो पिछले वीडियो में हमने 1815 तक छोड़ा था, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। नाउ टुडे जो हम लोग टाइमलाइन पढ़ेंगे ये 1830 से स्टार्ट होकर के 1848 तक बेसिकली हम लोगों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखना है। सो द टाइमलाइन बिटवीन 1830 टू 1848 इज कॉल्ड द एज ऑफ लिबरल्स। इसको एज ऑफ लिबरल्स कहा जाता है बिकॉज सो मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द पार्ट ऑफ यूरोप एंड देयर वाज अ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो था वो इमर्ज करता है और मिडिल क्लास के इमर्ज करने के बाद ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइमलाइन फ्रॉम 1830 टू 1848 और फिर हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1830। नाउ 1830 को कहीं कहीं पे सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसको कहीं कहीं पे सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन द ईयर 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में हुआ था। देन व्हाई द ईयर 1830 इज आल्सो नोन एज सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके पीछे एक रीजन है। हुआ क्या था, 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद वो जो बर्बन डायनेस्टी जिसको पावर से डिस्पोज कर दिया गया था उसको अगेन पावर में लाया गया था। लेकिन 1830 में फिर से बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस से हटा दिया जाता है और वहां पर लुइस फिलिपी को हेड बनाया जाता है। लुइस फिलिपी वॉज मेड द हेड, है ना, वॉज मेड द हेड ऑफ फ्रांस। लुइस फिलिपी को हेड बनाया जाता है फ्रांस का। अब लुइस फिलिपी को फ्रांस का हेड बनाया जाता है रेवोल्यूशन के द्वारा। दैट इज व्हाई द ईयर 1830 इज आल्सो नोन एज सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। दूसरा 1832। 1832 में क्या हुआ था, 1832 में हुआ था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इन द ईयर 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नाउ 1832 जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, इससे ग्रीस जो है वो एक देश के तौर पे रिकॉग्नाइज हो गया था। ग्रीस वॉज नाउ recognized as an independent nation। ठीक है, ग्रीस वॉज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अच्छा हाँ, पिछले वीडियो में मैंने लॉर्ड बायरन के बारे में जिक्र किया था। एक्चुअली मैं उसमें उल्फ टोन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने लॉर्ड बायरन बोल दिया। लॉर्ड बायरन का जो रिलेशन है वो आपका ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। नाउ ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1821 से स्टार्ट होता है एंड इट एंडेड इन द ईयर 1832। ये जो था वो आपका ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से था, फ्रॉम 1821 टू 1832। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1831 से लेकर के 1832 तक था। दैट मींस द पीपल ऑफ ग्रीस स्टार्टेड टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1821 और 1832 में जाकर के ये एक नए इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे डेवलप करके आते हैं, एक नया देश बन करके आता है। सो 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नाउ इसको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम आई हैव सीन इन द एग्जामिनेशन दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड। सो आप भी इस क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन आता है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो आंसर इज गोइंग टू बी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये 1832 में हुआ था। नाउ 1834। सो 1834 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई 1834 इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द ईयर 1834 एक कस्टम यूनियन बनता है एंड दैट कस्टम यूनियन वाज कॉल्ड जुल्वरीन, है ना। जुल्वरीन was formed in the year 1834। जुल्वरीन was formed। अब जुल्वरीन था क्या, तो जुल्वरीन था एक कस्टम यूनियन, है ना, एक कस्टम यूनियन सो विच वाज इनिशिएटेड बाय प्रसिया। ये जो जुल्वरीन था ना, दिस जुल्वरीन वाज इनिशिएटेड और स्टार्टेड बाय प्रसिया। आप पढ़ोगे कि प्रसिया ही वो कंट्री था जिसने जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। सो इट वाज द जुल्वरीन दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1834 जो प्रसिया इनिशिएट करता है। नाउ जुल्वरीन जो फॉर्म हुआ था वो एक कस्टम यूनियन था जिसने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया था। सो जुल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन दैट वाज इनिशिएटेड बाय प्रसिया इन विच मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स जॉइंड, बट दे जॉइंड लेटर ऑन इन विच द ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स वर रिड्यूस्ड।
ट्रेड बैरियर्स और टेरिफ बैरियर्स का मतलब होता है जब कब अभी आप किसी व्यापार करने के लिए जब कहीं आप जाते हो तो उन बैरियर्स के थ्रू आप जब जाते हो तो वहां पर आपको टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो वहां पर टैक्सेस पे करना था उनको, तो वो बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया गया था ताकि ट्रेड जो है वो फ्लरिश कर सके, लोगों का आवागमन हो सके, जिसके कारण से यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। एंड दैट वाज इनिशिएटेड बाय प्रसिया। So in the year 1834, Zulverin was formed, and that Zulverin was formed, and it was initiated by Prussia. Correct, it was initiated by Prussia. ये Prussia ने initiate किया था. Now, after 1834, we will read about 1845. Now, 1845 का जो इंसिडेंट है, ये बड़ा इंसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। रीजन इज इन द ईयर 1845 सिलेसियन वीवर्स अपराइज किए थे। सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग। अच्छा, अब सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ना होते हुए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लोग एज ऑफ लिबरल्स पढ़ते हैं तो एज ऑफ लिबरल्स में सिर्फ मिडिल क्लास के बारे में नहीं पढ़ना है। सिलेसिया के जो वीवर्स थे ये अपराइज किए थे, तो सिलेसिया के वीवर्स जो थे वो काफी नीचे तबके के लोग थे। दैट मींस द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। बेसिकली थर्ड स्टेट के भी सबसे नीचे वाले, ऐसे थर्ड स्टेट के नीचे कोई तो था नहीं, लेकिन फिर भी अगर सबसे नीचे तबका का है तो आप अज्यूम कर सकते हो दैट द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉट अगेंस्ट द बिग पीपल, एंड दैट इज व्हाट द एज ऑफ द लिबरल्स वाज ऑल अबाउट। मतलब एज ऑफ द लिबरल्स कहने का मतलब है कि सबसे लोअर तबके का जो लोग थे वो भी अब खड़े होने स्टार्ट हो गए थे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ में। दैट शोज कि वहां के लोग जो है वो अब इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, वो पुराने जो सिस्टम्स थे, वो पुराने जो कस्टम थे, उनसे वो आजाद होना चाहते थे। एंड दैट इज व्हाट 1845 सिलेसियन वीवर अपराइजिंग इज ऑल अबाउट। नाउ इसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई आएगा दैट इज 1848। 1848 जो है वो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1848 का जो टॉपिक है वो आइदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ना। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1848? इन द ईयर 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड, है ना, वाज फॉर्म्ड। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है ये फॉर्म हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड एट सेंट पॉल चर्च। ठीक है, ये फॉर्म हुआ था सेंट पॉल चर्च, एंड दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड इन जर्मनी। ठीक है, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हाट हैपेंड, 831 मेंबर्स वेर इलेक्टेड, या 831 रिप्रेजेंटेटिव्स वेर इलेक्टेड, है ना। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया था, एंड बेसिकली दे वेर द वन हु वेर फ्रॉम द मिडिल क्लास। इनको 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उनको इलेक्ट किया गया था, एंड दे वर मोस्टली फ्रॉम द मिडिल क्लास। ये मोनार्क को अपोज करना चाहते थे, मोनार्क को एंड करना चाहते थे, लेकिन बाद में ट्रूप्स आते हैं और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को खत्म कर दिया जाता है। तो 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज फॉर्म्ड एट सेंट पॉल चर्च जर्मनी, जहां पे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चुन करके आए थे लोगों के द्वारा में। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रसिया के जो किंग है फ्रेडरिक विल्हेम IV, इनको ये किंग बनने का, मोनार्क बनने का न्योता देते हैं, बट फ्रेडरिक विल्हेम IV जो है वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। ही रिजेक्टेड द प्रपोजल, और फिर बाद में वो जर्मनी की यूनिफिकेशन में भी जुड़ जाते हैं। लेकिन इस समय जब 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर के आते हैं और वहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं, दे गेव द चांस टू फ्रेडरिक विल्हेम, बट फ्रेडरिक विल्हेम IV रिजेक्टेड द प्रपोजल। उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, अब ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इन टॉपिक का बड़ा यूज है। रीजन क्या है कि आपके 1 वर्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो प्लीज आप इसको पढ़ो, और अगर आप आंसर्स देखने की कोशिश करो कि आप इनमें से कितने के आंसर्स दे पाते हो, और खुद को एनालाइज करो कि आर यू ऑल रेडी फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 1830, आई एम रिपीटिंग अगेन, 1830 सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो लुइस फिलिपी जो है उनको हेड बनाया गया था फ्रांस का। 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। एंड 1821 से 1832 के बीच में ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो आपका चला था। 1834 जुल्वरीन वाज फॉर्म्ड, आई हैव सेड जुल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन। ये जो था एक कस्टम यूनियन था। It was a custom union which was initiated by Prussia, in which most of the German states joined. और
1845 में सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग हुआ था, ठीक है। 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था, जो कि सेंट पॉल चर्च जर्मनी में, where 831 representatives were elected and Frederick William IV was given the opportunity, he rejected the proposal। अब आप देखोगे कि सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है लुइस फिलिपी, इनको हेड बनाया गया था, लेकिन 1848 वाले इंसिडेंट में लुइस फिलिपी भी भाग जाते हैं। और एक इंसिडेंट ये भी है दैट लुइस फिलिपी फ्ली अवे इन द ईयर 1848। नाउ यू कैन अज्यूम द एज ऑफ लिबरल्स जो था वो आपका 1830 से लेकर के 1848 तक था, है ना। द एज ऑफ लिबरल्स वेयर फ्रॉम 1830 टू 1848। अब तो और इंसिडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको याद रहेगा। इट्स वेरी इजी टू टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं। Now, next one is 1859 to 1861। 1859 से 1861 ये प्रोसेस जो था वो इटालियन यूनिफिकेशन का, है ना, इटालियन यूनिफिकेशन, ठीक। सो इटली का यूनिफिकेशन जो है वो 1859 से 1861 के बीच में होता है। अब ऐसे ये कहना तो सही नहीं है कि 1859 से 1861 के बीच में इटालियन यूनिफिकेशन हुआ था। इटली का यूनिफिकेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। हम लोग हल्का सा जान लेते हैं दैट इटली जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इसमें सिर्फ एक अगर इंडिपेंडेंट कोई स्टेट था दैट वाज सार्डिनिया पिडमोंट, है ना। एक अगर कोई था दैट वाज सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट जो था वो इसका एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है। हमने पढ़ा है दैट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। द सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली, सेंट्रल इटली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप। एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ इटली, वो साउदर्न पार्ट जो इटली का था, साउदर्न इटली was under the control of Bourbon dynasty of Spain। So आप assume कर सकते हो that whole of the Italy was under the control of different countries in which Austria, Pope and Spain। Northern Italy was under the control of Austria, Central Italy was under the control of Pope and Southern Italy was under the control of Spain। जहाँ पे Pope को जो है वो ऑस्ट्रिया ही सपोर्ट किया करते थे। So indirectly central part of Austria was, central part of Italy was also under the control of Austria। तो यहीं पर होता है और यहीं पर 3 लोगों का काफी ज्यादा जिक्र आता है दैट 3 इंपॉर्टेंट पीपल या 3 पर्सनालिटीज हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटालियन यूनिफिकेशन के 3 हीरो जो हैं, इटालियन यूनिफिकेशन, इनके यूनिफिकेशन में जो 3 हीरो है वो 3 हीरो है। वन वाज गिसिपी मेजेनी, जिनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे दैट गिसिपी मेजेनी वाज कॉल्ड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। सेकेंड वाज गिसिपी गैरिबल्दी, गिसिपी गैरिबल्दी। इनके द्वारा ही देखिए, अब गिसिपी मेजेनी के द्वारा सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किया गया था। सीक्रेट सोसाइटीज वेर फॉर्म्ड बाय गिसिपी मेजेनी, ठीक है। 2 सीक्रेट सोसाइटीज, क्या नाम था, यंग इटली एंड यंग यूरोप, करेक्ट। एंड गिसिपी गैरिबल्दी, इन्होंने रेड शर्ट आर्मी फॉर्म किया था। ही फॉर्म्ड रेड शर्ट आर्मी, ठीक है। ही वाज आल्सो कॉल्ड द हीरोज ऑफ 2 वर्ल्ड। मैं बताऊंगा आगे कि हीरोज ऑफ द 2 वर्ल्ड इनको क्यों कहा जाता था। ही वाज आल्सो कॉल्ड हीरोज ऑफ 2 वर्ल्ड, ही वाज कॉल्ड हीरोज ऑफ 2 वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट काउंट कैमिलो डी केवर, काउंट कैमिलो डी केवर, ठीक है। काउंट कैमिलो डी केवर। तो इटालियन यूनिफिकेशन 1859 से लेकर के 1861 के बीच में होता है। सबसे पहला 1859 पे ऑस्ट्रिया पे अटैक होता है। इन द ईयर 1859 ऑस्ट्रिया पे अटैक किया जाता है एंड ये अटैक जो है वो सार्डिनिया पिडमोंट के हेड काउंट कैमिलो डी केवर के द्वारा होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड बाय काउंट कैमिलो डी केवर। उसके बाद फिर 1860 में गिसिपी गैरिबल्दी जो है वो अटैक करते हैं। ही अटैक्ड द स्पेन पार्ट, गिसिपी गैरिबल्दी, और इनको यहां पे सपोर्ट मिलता है लोकल पीजेंट्स का। ही गॉट द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन द ईयर 1861 इटली वाज यूनिफाइड। इज इट क्लियर? अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। And the next one is 1866
टू 1871, ठीक है, 1866 टू 1871। 1866 से 1871 के बीच में जो है वो जर्मन यूनिफिकेशन होता है, जर्मनी वॉज यूनिफाइड, है ना, जर्मनी वॉज यूनिफाइड। लाइक हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े ना, पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे दैट इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। सो जर्मनी वॉज ऑल्सो अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये भी एक 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन था, है ना, इट वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे सो मेनी वन लाइनर्स आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। सो जर्मनी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, और इसके जो मेन व्यक्ति थे जिन्होंने यूनिफाई करने में हेल्प किया था, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ही वॉज नन अदर देन ऑटो वन बिस्मार्क, है ना, ऑटो वन बिस्मार्क वॉज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इट, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको अगर आंसर पता है कि नहीं पता है। हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति जिसने इंडिया को यूनिफाई करने में हेल्प किया था। सो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दैट हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सो ऑटो वन बिस्मार्क वाज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अब ये जो है ऐसे अगर आप देखोगे तो 1864 से 1871 के बीच में होना चाहिए था, 1864 टू 1871, बट बुक सेज 1866 टू 1871। सो हम लोग बुक के अकॉर्डिंग आते हैं। नाउ 3 वॉर्स, है ना, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी 7 साल में, है ना, और ये 3 लड़ाइयां जो लड़ी गई थी, दिस 3 वॉर्स वर फॉट विद ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रिया के साथ में हुआ था, एक डेनमार्क के साथ हुआ था, और तीसरा फ्रांस के साथ में हुआ था, है ना। So 3 wars over 7 years fought with Austria, Denmark and France that resulted in the unification of Germany, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन में मदद किया था। एंड जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है दैट दीज इंफॉर्मेशन आर यूजफुल फॉर यू, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।